कॉन्सेप्ट नंबर 9 में लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है ना, दिमाग लगाएंगे और आराम आराम से समझिएगा, जल्दी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही 30-40 मिनट ही पढ़ लो, पर मन लगा के पढ़ो। बार बार यही अपन सोचेंगे जल्दी छोड़ दो तो फिर क्या फायदा, नहीं, 40 मिनट पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं, पर पूरा फोकस करके पढ़ो ताकि अपन सीख जाए। और टारगेट बनाओ, आज अपन को घर पे ईएलपी नंबर 1 पूरी करनी है। जिसने कल का होमवर्क किया था वो बचे हुए सवाल करना, जिसने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया वो करना जरूर, ठीक है। चलो सब लोग बोर्ड पे समझो। अब ये ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? लास्ट 10 ईयर से कोई प्रश्न नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, आप भी बड़ा यूं जानबूझ के सिस्टमेटिक कराते हो, लास्ट में कॉन्सेप्ट है ये, तो आपने धीरे 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 ग्रेजुअली जो इंपॉर्टेंट कम है उनके कॉन्सेप्ट कहां रखे हैं, पीछे, क्योंकि सर हम रिवीजन करते हैं। अब इलेक्ट्रो का रिवीजन कर रहे हैं सर हम, तो क्या होता है, कूलम फोर्स पहले होता है, आप पहले 20-25 पेज कूलम फोर्स रिवाइज करते हो, थक जाते हो, कॉपी बंद कर देते हो, फिर 2 महीने बाद फिर कूलम फोर्स ही रिवाइज कर लेते हो, फिर बंद कर देते हो। आपने मामला क्या किया कि भैया जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले पहले कर लो, गॉस लॉ पहले अच्छे से आना चाहिए, पोटेंशियल अच्छे से आना चाहिए, थोड़ी स्मार्टनेस डालो तो रिवीजन करने का आनंद आता है। अब देखना, अब सुनते जाना, 2-2 3-3 बार बोलूंगा और चीज इसको समझना। वैक्यूम में 10 मीटर चलना और एक ग्लास स्लैब है, साथ साथ बनाते चलो, 10 मीटर चलना, क्या दोनों पाथ ज्योमेट्रिकली इक्वल है? क्या दोनों पाथ ऑप्टिकली इक्वल पाथ है? तो सर पहले आप मुझे परिभाषा बताओगे तभी तो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि ऑप्टिकली इक्वल क्या होता है, ज्योमेट्रिकली इक्वल क्या होता है। अभी मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं, अभी मुझे तो दोनों की परिभाषा भी नहीं आती, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकली इक्वल है या ऑप्टिकली इक्वल है। तो पहले हम इनकी क्या करेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। बोलो क्या ये बात ठीक है? आओ जल्दी आओ। तो भैया ज्योमेट्रिकल इक्वल क्या, जो आपने बचपन से सुना है, इंच टेप से नापने वाला रास्ता, स्केल से नापने वाला रास्ता, घर से स्कूल 3 किलोमीटर है, घर से मार्केट 5 किलोमीटर है, ये जो दूरियां आप बचपन से बोल रहे हो, ये दूरियां ज्योमेट्रिकल दूरी होती है। जो आपने आज तक सुना है, कोटा से जयपुर 250 किलोमीटर, ये ज्योमेट्रिकली पाथ लेंथ है। स्केल से नापना, इंच टेप से नापना, फीता से नापना, वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल इक्वल। अब बताओ इस परिभाषा से, इसकी लंबाई स्केल से 10 मीटर, इसकी लंबाई भी स्केल से 10 मीटर, तो बताओ पहले का उत्तर, क्या ये ज्योमेट्रिकल इक्वल है? हाँ, यस। आराम से पहले ज्योमेट्रिकल इक्वल को समझ लो। ज्योमेट्रिकल इक्वल का मतलब, जो बचपन से आज तक सुना है वो ज्योमेट्रिकल पाथ ही सुना है। अरे मेरा हॉस्टल पास है, तलवंडी चौराया 2 किलोमीटर है,
एरोड्रम चौराहा 4 किलोमीटर है। तो जो दूरियां आप बचपन से बोल रहे हो, ये दूरियां क्या है? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। एक नजर में बताओ, ऊपर वाली दूरी 10 मीटर। अरे बोलो रे, ऊपर वाली दूरी 10 मीटर, नीचे वाली भी। क्या दोनों ज्योमेट्रिकली बराबर है? हाँ, हाँ, दोनों पाथ ज्योमेट्रिकली इक्वल है। क्या ये सही है? अब ऑप्टिकल इक्वल, तो पहले ऑप्टिकल पाथ की परिभाषा तो बताओ। तो डेफिनेशन लिखो, यदि दोनों पाथ में लाइट को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगे तो ऐसे पाथ ऑप्टिकली इक्वल पाथ कहलाते हैं। ऐसे पाथ ऑप्टिकली इक्वल पाथ कहलाते हैं। क्योंकि पहले डेफिनेशन क्लियर होगी तभी तो मैं कमेंट कर पाऊंगा। अब बताओ, क्या टाइम सेम लगेगा क्या? सर कैसे लगेगा यार, कैसी बातें करते हो सर। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां वैक्यूम में स्पीड c है, तो यहां टाइम आएगा 10/c। यहां टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड स्लैब में c/म्यू होती है। सर टाइम बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, हेंस दे आर नॉट ऑप्टिकली इक्वल। पहले 5 मिनट यहीं रुको, पहले इन शब्दों को दिमाग में बैठाओ। थको मत, अभी थकने की बात नहीं है। हम जैसा सोचते हैं कि दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, तो वैसे ही वाइब्स आते हैं। अगर आप सोचो अरे नहीं यार मुझे तो पढ़ना है, रेस्ट कर लूंगा, फिर उठ के फिर पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, पढ़ना है, तो ना सारा साइकोलॉजिकल का गेम होता है। और जैसा हम बॉडी को ढालेंगे वैसा बॉडी ढल भी जाती है। आप बड़े बड़े लोगों का कभी देखिएगा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक शेड्यूल देख लीजिएगा गूगल पर, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कहीं पे 14 घंटे 16 घंटे वर्किंग है। उम्र 65 साल से ज्यादा है। कभी भी आप देख लीजिए, हम जैसा बॉडी को ढालेंगे ना, ऐसा नहीं होता। अभी तो हमारे पास असीमित क्षमता है, हमको लगता है थक गए, हाय थक गया, तो भाई साहब वो थकने वाली वाइब्स आती है। और अगर हमें ऐसा लगता है ना, हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं हमें तो पढ़ाना है यार, 8-10 घंटे यहां पढ़ाते हैं, घर जाके फिर से मन में वाइब्स है कि नहीं यार फिर रात को पढ़ाना है 9 बजे से यार, उतनी ऊर्जा लगा के पढ़ाते हैं, वापस वापस सुबह उठ के फिर वापस आ गए। तो 12-13 घंटे जब हम आपसे इतने बड़े हैं और 13-14 घंटे तो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी तो इतनी पढ़ाई और करनी चाहिए। ऊर्जा हमारी ज्यादा लगती है, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, तो आपके पास तो असीमित क्षमता है। तो थोड़ा वाइब्स अच्छी रहोगे ना दिमाग में, अरे यार कोई थकान नहीं है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन और हार्ड और मेहनत और ज्यादा हार्ड वर्क, धीरे 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 चीजें सही हो जाएंगी। तो सब सोच शक्ति का गेम है सारा। अब बताओ, दोनों की परिभाषा क्लियर करो। ज्योमेट्रिकल इक्वल, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है रास्ते की लंबाई। आज तक जो हमने सुना, स्कूल पास है, हॉस्टल पास है, तलवंडी चौराहा दूर है, ये जो दूरियां हैं इन्हें बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। दोनों दूरियां सेम हैं, बोथ आर ज्योमेट्रिकली इक्वल। ऑप्टिकल इक्वल की परिभाषा, अगर लाइट को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगे तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल। सेम कहां है यहां बताइए, 10/c, यहां कितना है? अलग है, दोनों ऑप्टिकल इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूं, मैं मीडियम में मैं टी चल रहा हूं, कितना चला? मीडियम में टी चलूं, और दिस इज इक्विवेलेंट टू वैक्यूम में कितना चलूं, ताकि ये दोनों पाथ ऑप्टिकली क्या हो जाए?
इक्वल। प्रश्न समझिए, मैं मीडियम में तो कितना चल रहा हूं, टी, और वैक्यूम में एक्स। मुझे एक्स फाइंड करना है ताकि दोनों रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हो जाएं। ऑप्टिकली इक्वल, ज्योमेट्रिकली नहीं। अब ऑप्टिकली इक्वल आप खुद निकालना, मैं नहीं करूंगा, पेन ही नहीं चलाऊंगा। इसका टाइम निकालो, इसका टाइम निकालो, दोनों टाइम को बराबर कर दो। क्यों बराबर क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं दोनों पाथ कैसे हो जाएं, ऑप्टिकली इक्वल, नॉट ज्योमेट्रिकल इक्वल। कैसे इक्वल? ऑप्टिकल। व्हाट इज ऑप्टिकल इक्वल? इफ लाइट को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगे, देन बोथ पाथ आर ऑप्टिकली इक्वल। कोशिश करो, काटा कूटा चलने दो, पेन चलाओ, यहां टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे होगा, गलत होगा यार, क्या दिक्कत है? सीखोगे ना, गलत होगा सीखोगे, और आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोनों में ही फायदा है भाई, इसलिए मत डरा करो यार। दोनों में टाइम निकाल लो, कुछ तो आएगा, पेन चलेगा, काटा कूटा होगा, गलती होगी वो सीखने को मिल जाएगी। दोनों के टाइम निकाल लो। निकाला? बोलो, यहां का टाइम, डिस्टेंस टी, स्पीड सी बाई म्यू। क्यों सी बाई म्यू? क्यों? मीडियम है, बहुत बढ़िया। म्यू टी बाय सी। देख लो ये वाला टाइम, मान लो, नकल मान लो तुम, क्यों नहीं कि हम खुद करेंगे। सर मैं तो बोर्ड से देख के लिखूंगा। डिस्टेंस एक्स, स्पीड वैक्यूम में सी, दोनों टाइम को इक्वल कर दो। अरे इक्वल क्यों किया भाई? ऑप्टिकली इक्वल। सी से सी कट गया, बता एक्स बराबर म्यू टी। ये बहुत काम की बात है। मीडियम में टी चलना इज ऑप्टिकली इक्वल टू वैक्यूम में म्यू टी चलना। मैं यहां एक पॉज लूंगा, ये बात फेमस है, काम की है। ये तीन निशान क्या लगा, ये कौन सा बराबर लिया है? ये इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक्वल तो हो नहीं सकते, ये टी और म्यू टी इक्वल कैसे हो गए? ऑप्टिकली क्या है? इक्वल, इक्विवेलेंट। बोलो, क्लियर है? दो तीन बार बोल लो। मीडियम में हम टी दूरी चले, दिस इज ऑप्टिकली इक्वल टू वैक्यूम में कितना चलेंगे? म्यू टी। दूसरे शब्दों में दोनों में टाइम बराबर लगेगा, दूरियां बराबर नहीं है। अगर दूरी बराबर होती तो ज्योमेट्रिकल इक्वल होते, अगर टाइम बराबर होता है तो वो ऑप्टिकल इक्वल होते हैं। सर क्या दो पाथ कभी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकली दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं यार? मीडियम में वेलोसिटी अलग होगी तो टाइम अलग लगेगा, हवा में वेलोसिटी अलग है तो टाइम अलग लगेगा। यस और नो? अब मुद्दा ये सर क्यों पढ़ा रहे हो, इसका वाईडीएससी से लेना देना क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। आप सुनना, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, सभी लोग बोर्ड पे देखना, 4-5 डायग्राम है, बस खत्म हो जाएगा फिर। ये S1 ये S2 सेंटर पे पहुंचे, S1 से पहुंचे, S2 से पहुंचे, राम पहुंचा, मोहन पहुंचा, जल्दी बताओगे रास्ता किसका बड़ा? रास्ता किसका बड़ा? कौन पहले पहुंचा? दोनों बराबर पहुंचे? यस नो? दोनों बराबर, पक्का? दोनों बराबर। टाइम गैप 0, अगर टाइम गैप 0 है तो डेल्टा एक्स भी, डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा फाई भी
जीरो। बताओ इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। कई बच्चे सोचते हैं अच्छा सेंटर है इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां डेल्टा एक्स जीरो होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल मैक्सिमा। जहां डेल्टा एक्स जीरो होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल मैक्सिमा। पुरानी बात थी, कोई टेंशन नहीं, अब सुनते जाइए, मजा आएगा भाइयों। इंटरेस्टिंग भी है, कंसेप्चुअल भी है, अच्छे बच्चे एंजॉय करेंगे। ये दो वेव यहां रख दी, एक के रास्ते में स्लैब। बताना क्या दोनों वेव एक साथ पहुंचेंगी? क्यों नहीं पहुंचेंगी? एक्सप्लेनेशन बोलो। ये तो हवा में चल रही है, फटाफट पहुंच जाएगी। इसको स्लैब में से होके गुजरना है। स्लैब का मतलब होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक में स्पीड कम हो जाती है। तो बताओ वो थोड़ा लेट पहुंचेगी या बराबर पहुंचेगी? मतलब यहां जब दोनों पहुंचेंगी देयर विल बी अ टाइम गैप। इफ देयर विल बी अ टाइम गैप देयर विल बी अ पाथ गैप। क्यों? दोनों के बीच में रिलेशन है। ये वाला याद किया कभी? याद करो, अपन ने भी तो लिखा था ये 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, वही तो है। अब बताइए क्या इस बार डेल्टा एक्स जीरो होगा या नॉन जीरो? नॉन जीरो। इसका मतलब अब यहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। प्लीज इस बात को समझो, लिखो, और दो बार जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करो। यहां सेंट्रल मैक्सिमा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अब डेल्टा एक्स जीरो नहीं है। सर टाइम गैप क्यों आ गया सर? यहां क्यों नहीं आ रहा था? दोनों रास्ते वैक्यूम में थे, दोनों वेव एक ही स्पीड से चल रही थी। राम को भी स्कूल पहुंचना है, श्याम को भी स्कूल पहुंचना है, दोनों के घर बराबर दूरी पर हैं, फिर भी राम लेट क्यों आ रहा है? क्योंकि राम के रास्ते में ट्रैफिक है। थोड़ी बातों को समझो, समझोगे तो। हम ऐसे उदाहरण क्यों देते हैं? ताकि जल्दी समझ में आए। राम और श्याम दोनों को पी पर पहुंचना है, यहां दोनों एक साथ क्यों पहुंच गए? बताओ। रास्ते बराबर, स्पीड भी सेम। यहां रास्ते बराबर हैं पर स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि बीच में स्लैब आ गई। स्लैब आने से गुप्ता जी क्या हो गया? स्लैब आने से वहां पे स्पीड कम हो गई। हाँ या ना? और जब यहां पाथ डिफरेंस निकालते हैं मैथमेटिक्स से तो वो आता है म्यू माइनस वन इंटू टी, जहां पे टी है थिकनेस ऑफ द स्लैब। डेरिवेशन नहीं करा रहा, उसकी आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। और जहां भी समझ में आना बंद हो जाए, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर, ये देखो आप। इन वाक्यों के पीछे भी तो कोई कारण होता होगा। क्यों लिखते हो? हमें तो कोई टीचर ऐसे लिखते ही नहीं, आप अकेले ऐसे लिखते हो। क्यों लिखते हो आप ऐसे? ताकि हमें पता रहे अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, समझ में कम भी आ रहा तो भी काम चल जाएगा, हम निराश ना हो, मायूस ना हो। इसलिए आप ये वाक्य लिख देते हो कि जब समझ में आना बंद हो जाए तो आपने ये बात भी लिखी हुई है, इसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पावर में तो नहीं बोला था, आपने पावर बोला था आएगा ही आएगा ही आएगा। इंटेंसिटी अभी पढ़ा है, बार बार आपने बोल दिया इंटेंसिटी पे सवाल आएगा ही। इसलिए ये बात से क्या, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पता ना यार, बीमारी की हालत है, अस्थमा है, फिजिक्स तो भाई साहब यूं मेरे सब गले ही नहीं उतरती। मैं पानी पी पी के एक सवाल करता हूं, एक सवाल पिया फिर एक पानी, समझ ही नहीं आता सर, ऐसी स्थिति हो जाती है, करें क्या? चलो अब बताओ क्या सेंटर पे डेल्टा जीरो होगा क्या? सेंटर पे डेल्टा जीरो होगा क्या? नहीं। तो फिर वो सेंट्रल मैक्सिमा गया कहां? द क्वेश्चन अराइजेस, द क्वेश्चन अराइजेस, सेंट्रल मैक्सिमा गया कहां? तो आंसर है जहां डेल्टा एक्स जीरो होगा वहां चला जाएगा।
मैं फिर बोलता हूं, अब सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा क्यों नहीं है? धीरे धीरे बोलो। पहली वेव थोड़ा लेट पहुंची, दूसरी वेव जल्दी पहुंची, देयर विल बी अ टाइम गैप। उस टाइम गैप की वजह से दोनों में क्या आया? पाथ गैप। और अगर पाथ का डिफरेंस आ गया तो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की परिभाषा है जहां डेल्टा एक्स 0 होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब पर्दे के सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। देन द क्वेश्चन अराइजेस, तो सेंट्रल मैक्सिमा भैया गया कहां? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? अरे इसमें लॉगिन ही नहीं किया है। अरे वो क्या, क्लास रिकॉर्ड नहीं होती, दिक्कत हो जाती है फिर बच्चों। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बताओ भाई। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है? ठीक है ठीक है, ओके ओके। मैंने इसमें लैपटॉप में इसको नहीं किया था लॉगिन। आ रहा है आपको? क्लास दिख रहा था सारा? ठीक है, लाइव चल रहा है। ठीक है सत्यम, ओके। श्रेयांश, मुस्कान, हिमांशु, आकाश, अनिरुद्ध, हिम्मत सिंह, विवेक, अभिषेक, अनिरुद्ध, बिल्कुल ठीक। चलो, डेल्टा एक्स म्यू -1 इंटू टी। अब भाई साहब गया कहां? चलो, दो ही तुक्के मार सकते हैं, या तो ऊपर गया होगा या नीचे। माना सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आ गया होगा, बताओ क्या सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो सकता है? कहां शिफ्ट होगा, ऊपर या नीचे? नीचे क्या दिक्कत? सर मुझे ऊपर नीचे में दिक्कत नहीं है सर, मुझे तो सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन जहां डेल्टा एक्स 0, मुझे कोई पक्षपात थोड़ी ना करना है सर। जहां डेल्टा एक्स 0 मिलेगा वहां सेंट्रल मैक्सिमा, जहां फिजिक्स है वहां जाऊंगा सर, मुझे पक्षपात से क्या मतलब है? और आपकी बात क्यों सुनूंगा? जहां डेल्टा एक्स 0 वहां सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अब जरा सोचो, यहां हालत ज्यादा खराब है। S1 तो भाई साहब बिल्कुल ही परेशान है। एक तो S1 का रास्ता लंबा है स्कूल का, प्लस उसके रास्ते में ट्रैफिक भी है भाई। S1 तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है, रास्ते की लंबाई भी ज्यादा है, ट्रैफिक भी है, तो ये तो पक्का पक्का इसके साथ कभी पहुंच नहीं सकता। S2 के तो दोनों तरफ से मजे हैं भाई, पेपर भी आउट है, सिलेबस भी कंप्लीट है। सोचो, S2 के तो दोनों तरफ से मजे हैं, रास्ता भी छोटा है और वैक्यूम में भी है,
तो दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, देयर विल बी अ टाइम गैप. इफ देयर विल बी अ टाइम गैप, देयर विल बी अ पाथ गैप. क्या यहां संभावना हो सकती है क्या? हाँ यार, यहां हो सकती है. इसका रास्ता छोटा है पर रास्ते में ट्रैफिक है. इसका रास्ता लंबा है पर ट्रैफिक नहीं है. माना दोनों 8 बजे यहां से स्टार्ट हुए, क्या पॉसिबिलिटी है 8:20 पे दोनों पहुंच जाएं? बताओ. यहां तो बिल्कुल नहीं थी भाई. तू देखना, कॉमन सेंस से सोच, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं. रास्ता भी छोटा है, ट्रैफिक भी नहीं है, फटाफट पहुंचेगा. यहां रास्ता छोटा है, ट्रैफिक है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा. इसका तो रास्ता भी लंबा है, तो इसका तो समय वैसे भी ज्यादा लगेगा. तो इट मे बी पॉसिबल कि दोनों का पाथ डिफरेंस वहां पे 0 हो जाए. तो सर कोई शर्त होगी? हाँ शर्त है ना. कहां होगा वो भी निकाल सकते हैं. ये आपको पाथ डिफरेंस याद है YDSC का? बताओ कितना होता था? YD/D. और स्लैब रखने से कितना होता था? μ-1 × T. अगर दोनों बराबर हो जाए तो वहां नेट 0 हो जाएगा. तो बताओ y कितना आ गया? μ-1 TD/छोटा टी. सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो सर मैं कैसे याद करूं? ट्रिक भी है, ट्रिक भी है. जिस स्लिट के सामने स्लैब रखते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा वहीं शिफ्ट हो जाता है. अगर स्लैब ऊपर रखी है तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे रखी है तो नीचे शिफ्ट होगा. ये भी ट्रिक है. जिस स्लिट के सामने स्लैब होगी वहीं सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा. स्लैब बताइए कहां थी? ऊपर. तो सेंट्रल मैक्सिमा भी कहां शिफ्ट हुआ? ऊपर. ये गलत है, नॉट पॉसिबल. कितना शिफ्ट हुआ ये भी निकाल सकते हैं. कभी कभार ये भी आ जाता है कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई. नंबर ऑफ फ्रिंजेस बता सकते हो? सोचो, y दूरी शिफ्ट हुआ और एक फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा. जैसे ये पूरा दीवार है और मैं बताऊं कितने ग्लास अरेंज हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर एक ग्लास, फिर एक ग्लास, फिर एक ग्लास, फिर एक ग्लास, फिर एक ग्लास, ऐसे. तो ये तो देसी तरीका है. दूसरा तरीका बता. टोटल इसकी दूरी को इस ग्लास की दूरी से डिवाइड कर दे. एक देसी तरीका तो क्या है भाई, छोटे बच्चे का. यार देखिए बैग है, ये बता कितने बैग जमेंगे. तो क्या होगा? एक बैग, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7. ये तो देसी तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? इसकी टोटल लंबाई को इसकी लंबाई से डिवाइड कर दो. इसकी टोटल लंबाई है 80, इसकी है 5. 80/5, 16 बैग जमेंगे लाइन से. हल. आपको लगता है मेरी फिजिक्स बर्बाद है? मैं सारे सब्जेक्ट के साथ समानता का व्यवहार रखता हूं. आप मेरे 6ठी 7वीं की इंग्लिश भी पूछ लेंगे तो अभी मेरे बराबर है. शुड कब लगता है, मस्ट कब लगता है, आईएनजी कब लगता है. आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक टेंस, टेंस, भूतकाल. तुम कुछ कर गुजरोगे. हाँ, मुझे बहुत तुम्हें देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. चलो, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऊपर डेल्टा एक्स क्या हो गया? 0. वो पूछता है बताओ नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई. तो निकाल सकते हो नंबर ऑफ फ्रिंज, y डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ. मैं इसको डायग्राम से भी समझा देता हूं.
आपको अगर ये कठिन लग रहा हो, मैं डायग्राम से समझाता हूं। जैसे ये कोई पर्दा है और इस पर्दे की लेंथ है y, ठीक है, इस पर्दे की लेंथ है y। मैं आपसे पूछूं फ्रिंज विड्थ बीटा है, स्क्रीन की लेंथ y है, तो बताओ ये एक फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, चौथी फ्रिंज, पांचवी फ्रिंज, ऐसी n फ्रिंज बनेंगी। एक फ्रिंज कितनी जगह घेरती है? बीटा। तीन फ्रिंज, तीन बीटा, 10 फ्रिंज, 10 बीटा, n फ्रिंज, खत्म। n बीटा बराबर y। जैसा सोचना चाहो ये सोच पाते हो, ये सोचो, चित्र बना के सोचो, चित्र बना के सोचो, आना चाहिए। देख ये एक फ्रिंज है, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, तीन फ्रिंज जमती, तीन बीटा, पांच आती, पांच बीटा, ऐसी एन आ रही है, एन बीटा। देन y बराबर एन बीटा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर है, y बराबर एन बीटा। बोलो y बराबर एन बीटा, समझ में है? एक एक बोलो, n बोलो, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लिख लेना n नंबर ऑफ फ्रिंजेस। बीटा बोलो, बीटा, बीटा फ्रिंज विड्थ। कॉन्सेप्ट लास्ट। पन्ने पलट लो एक बार, जहां से हेडिंग डाली थी इंटरफेरेंस, ये 9 कॉन्सेप्ट है। 10वां आज रोक रहा हूं, आप 9 कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करके आइए, सही है? पहले कॉन्सेप्ट से 9th, ELP 1 पूरी बन सकती है, 32 के 32 पूरा होमवर्क है ELP 1। कॉपी को अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, 32 पूरे हो जाएंगे, सही है? अब अपन इंटरफेरेंस अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे आधे घंटे में। फिर मैंने आपको कहा था वो सिखाऊंगा बीच में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, कल वो सिखाऊंगा। और फिर मेरा 2 लेक्चर का बचेगा डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, वे ऑप्टिक्स खत्म। और फिर अपन आ जाएंगे किस पर? करंट और कैपेसिटर। करंट कैपेसिटर में समय कम लगेगा क्योंकि करंट में से पोटेंशियोमीटर हट गया, 2.5 लेक्चर वो बच गया। कलर कोडिंग हट गई है, 20 मिनट वो बच गए। कैपेसिटर में से आरसी सर्किट हट गया है, 1.5 लेक्चर वो बच गया। तो करंट कैपेसिटर में काफी सिलेबस कम हो गया है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। सर बताएंगे मैंने, क्योंकि उसका आज बता दूंगा, फिर कल तू आईओसी का पूछेगा, उसका बता फिर तू ओसी का पूछेगा, तो दिक्कत।